हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज हम लोग करेंगे सीटेट पेपर 2, जिसमें मैथ्स और साइंस का पेपर पूछा जाता है। उसमें साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप पेपर 2 देने जा रहे हैं, उसमें आपने मैथ्स और साइंस को ऑप्ट किया है, तो ये क्लास आप जरूर देखिए। और अगर आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि पेपर 2 देने जाएं कि ना देने जाएं, तो क्योंकि आपकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं, तब तो आप ये क्लास जरूर देखिएगा, मैं कहूंगी, क्योंकि आपको इससे एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि आखिर क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 है। तो जब आप सीटेट का पेपर देने जाते हो, पेपर 2, तो उसमें क्या होता है कि मैथ्स और साइंस का जो सेक्शन है, उसमें पहले क्या होता है, मैथ्स होती है 30 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद साइंस के 30 क्वेश्चन होंगे। यानी साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक होते हैं। तो ऐसे ही मैंने इसमें भी रखा है। और ये जो आपका मैंने सेशन लाई हूँ, ये आपका जनवरी 2022 में जो सीटेट का पेपर हुआ था, पेपर 2, उसी के सारे क्वेश्चन है। तो आप इन्हें ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। इसको पढ़ते टाइम आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 61 है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। कथन को पढ़ के, कथन क्या है कि चंद्रमा का एक ही मुख सदैव पृथ्वी के सम्मुख रहता है, ठीक है। और उसमें कारण दिया हुआ है कि पृथ्वी के इर्द गिर्द परिक्रमण करने के साथ ही चंद्रमा अपनी धुरी पर एक घूर्णन पूरा कर लेता है। देखिए क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है कि चंद्रमा का हमेशा जो है एक ही मुख पृथ्वी के सामने रहता है, मतलब एक ही फेस है, फेस का उसका एक ही साइड है जो हमेशा पृथ्वी के सामने रहता है। और कारण ये कहा जा रहा है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है, तो उस समय चंद्रमा क्या करता है कि वो अपनी दूरी का भी एक चक्कर, एक घूर्णन पूरा कर लेता है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 1 जो कह रहा है कि ए और आर दोनों ही सही हैं, यानी दोनों जो आपको कथन दिए हैं वह सही हैं। और आर क्या कर रहा है, एक ही सही व्याख्या कर रहा है, मतलब जो कारण दिया गया है वो सही व्याख्या कर रहा है जो आपको कथन दिया हुआ है इसकी। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि मकरंद को मधु या शहद में बदलने की प्रक्रिया में पानी की मात्रा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। कहा जा रहा है जब मकरंद से शहद बनने की प्रक्रिया हो रही है, तो पानी की मात्रा में क्या फर्क पड़ रहा है, क्यों बढ़ेगी, घटेगी, कोई अंतर नहीं होगा, या तो फिर बढ़ सकती है, घट सकती है। तो देखिए क्या होता है, जब भी मकरंद कोश जब भर जाएगा पूरा, तो क्या होता है, जो मधुमक्खी है वो छत्ते में लौट आएगी। उसके बाद क्या करेगी, जो मकरंद होगा उसको जो अंदर वाली मधुमक्खियां होंगी उनको ट्रांसफर करेगी। मतलब एक मधुमक्खी दूसरे को देगी, दूसरी तीसरी को देगी, तीसरी चौथे को देगी। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो उसके अंदर की नमी है वो कम हो जाती है। अब नमी कम होना का मतलब क्या होगा कि पानी की मात्रा कैसी हो जाएगी, पानी की मात्रा घट जाएगी। कब, जब मकरंद से शहद में बदलने की प्रक्रिया हो रही होगी। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 की पानी की मात्रा क्या होगी, घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 63 है कि मछलियों के शरीर की सतह को सूक्ष्म जीवियों से होने वाले क्षय से किस चीज की उपस्थिति रक्षा करती है। ऑप्शन दे रखा है आपको कि शल्क या श्लेष्म झिल्ली की परत, थर्ड है मीन पक्ष, या फोर्थ है चर्बी। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 2 श्लेष्म झिल्ली की परत। ये क्या करती है, ये मछलियों के शरीर की जो सतह, उसको सूक्ष्म जीवी जो होते हैं उनसे किसी तरह का उसको नुकसान ना हो पाए, उससे क्या करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है। तो इसमें आपको दिया गया है कथन और बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। कथन ए है कि शेर घास नहीं खा पाता। इसमें कहा जा रहा है कि जो शेर है वो क्या नहीं खाता, घास नहीं खाता। अब आर कारण दिया हुआ है कि बहुत से पशु सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। तो उसमें कहा जा रहा है कि जो शेर है वो घास नहीं खाता है, और कारण दिया जा रहा है कि उसमें जो है सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। तो देखिए, जो मांसाहारी होते हैं ना, उनमें सेल्यूलोज पचाने के लिए आवश्यक एंजाइमों की कमी होती है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, शेर कभी घास नहीं खाएगा। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है कि ए और आर दोनों ही सही बात कह रहे हैं कि शेर घास नहीं खा पाता। और क्या है कि बहुत सारे पशु ऐसे हैं जो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। तो जो मांसाहारी हैं उसमें क्या होता है कि जो सेल्यूलोज को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं वो नहीं पाए जाते। तो इस तरह, और शेर क्या है, आपका मांसाहारी है। तो यानी ए और आर दोनों ही कथन सही हैं, और आर जो दिया हुआ है वो ए की सही स्पष्ट एकदम व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्न में से शर्करा के किन स्रोतों में
ग्लूटेन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है। तो देखिए 65 में आपका सही होगा आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 क्या है आपका? गेहूं। तो गेहूं क्या होगा? गेहूं में आपका क्या पाया जाएगा? ग्लूटेन नामक घटक पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि एक्स एक पुष्प विहीन और बीज विहीन पौधा है। क्या कहा जा रहा है कि एक्स क्या है? एक पुष्प विहीन है, पुष्प नहीं आते, और उसमें बीज विहीन पौधा है जो जमीन पर उगता है। तो एक्स क्या हो सकता है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या वो चीड़ का पेड़ हो सकता है, शैवाल हो सकता है, ऑर्किड हो सकता है, या पर्णांग हो सकता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 4 कि वो क्या होगा? पर्णांग होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तनों का समुच्चय है? दूध में चीनी मिला देना, दूध से दही जमाना, दूध से पनीर बनाना, या दही से लस्सी बनाना। अब देखिए, आप दूध में चीनी मिला रहे हो तो दूध में चीनी मिला रहे हो, कोई स्वरूप नहीं बदल रहा है। लेकिन दूध से दही जमा दे रहे हो आप, या दूध से पनीर बना दे रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो है ये प्रक्रिया कैसी है? अपरिवर्तनीय है, और इसमें क्या है? दूध का स्वरूप बदल जा रहा है। तो जब पूछा जाएगा कि कौन सा रासायनिक परिवर्तनों का समुच्चय मतलब सेट है, तो इसमें आपका क्या सही होगा? इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी और सी, मतलब दूध से दही बनना और दूध से पनीर बनना, ये दोनों आपका सही होगा। तो बी और सी इसमें सही है नहीं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पे। 68 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है? तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है ऊन, रेशम और जूट दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा मजबूत प्राकृतिक तंतु कौन सा है? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि कौन सा है? रेशम। रेशम क्या है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है इन सब में है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्न में से कौन सा एक संश्लिष्ट या कृत्रिम सूचक है? क्या क्या आपको ऑप्शन दी हुए, चलिए देख लेते हैं एक बार। हल्दी का घोल, लिटमस का घोल, सॉरी यहाँ पे घोल होगा, यहाँ पे पोल की जगह पे होगा आपका घोल, इसको आप सही कर लीजिएगा थोड़ा। तो ऑप्शन नंबर 1 है हल्दी का घोल, 2 है लिटमस का घोल, 3rd है मिथाइल ऑरेंज का घोल, और 4th है चाइना रोल का घोल। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? कि मिथाइल ऑरेंज का घोल। ठीक है, तो ये आपका इसमें सही होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 है कि अदिति अपने मित्र को एक गुप्त संदेश भेजना चाहती है। उसने अपने मित्र को एक पत्र दिया जिसमें कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसने अपने मित्र से कहा कि वह कागज पर चुकंदर का रस मल दे, जिसके बाद गहरे लाल रंग में संदेश दिखने लगेगा। अब देखिए, अदिति क्या कर रही है? अपने फ्रेंड को एक वो जो है सीक्रेट जो है कुछ मैसेज भेजना चाह रही है। तो वो उसको एक लेटर देती है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा होता, लेकिन वो कहती है कि कागज पर क्या करना? चुकंदर का रस मल देना, जिसके बाद गहरे लाल रंग में संदेश दिखने लगेगा। तो पूछा जा रहा है कि अदिति ने संदेश लिखने के लिए कौन से पदार्थ का प्रयोग किया होगा? तो कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं आपको। साधारण नमक, ग्लूकोज का घोल, बेकिंग सोडा का घोल, या फिर नींबू का रस। तो इसमें आपका क्या सही है? इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर 3, जो कि कह रहा है बेकिंग सोडा का घोल। तो देखिए, बेकिंग सोडा के घोल से क्या होता है कि रंग गुलाबी हो जाएगा, क्योंकि चुकंदर में क्या होता है? विटामिन नाम का एक प्राकृतिक रंग होता है जो बेकिंग सोडा को क्या कर देता है? रंगीन कर देता है। तो इसमें आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि समरूप जुड़वों का जन्म होता है। क्या पूछा जा रहा है कि जो समरूप जुड़वे हैं उनका जन्म कैसे होता है? अलैंगिक प्रजनन से, 2 अंडों के निषेचन से, 1 अंडे का निषेचन 2 शुक्राणुओं से, या 1 अंडे के निषेचन से। तो देखिए, जब मैंने आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पढ़ाया था, यानी आनुवंशिकी वातावरण पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह समरूप जुड़वों का जो है समरूप जुड़वों का जन्म होता है। तो उनका जन्म कैसे होता है? उनका जन्म होता है एक ही अंडे के निषेचन से। क्या होता है इसमें कि निषेचन एक ही अंडे का होता है, फर्टिलाइज एक ही एग होगा, लेकिन बाद में क्या होता है? वो 2 अलग अलग भ्रूण में डिवाइड हो जाता है। तो इसमें आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर 4 कि 1 अंडे के निषेचन से। क्वेश्चन नंबर 72 है कि सर्दी के दिनों में दरवाजे के धातु का जो हैंडल है उसी जैसे
प्लास्टिक के हैंडल से अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है? ठीक है, समझ गए क्वेश्चन कि जब ठंडी का मौसम आ जाता है तो जो दरवाजे पे जो भी हम धातु का हैंडल लगा देते हैं वो उसी जैसे प्लास्टिक के हैंडल से ज़्यादा ठंडा क्यों लगता है? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर 2। क्या कह रहा है? क्योंकि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर संवाहक होती है। इसी कारण क्या होता है कि जो धातु का हैंडल होता है वो ज़्यादा ठंडा महसूस होता है। किससे? प्लास्टिक के हैंडल से। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 73 है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़ना है और हमें जो है सही विकल्प का चयन करना है। तो कथन दिया हुआ है कि पराश्रव्य ध्वनि मनुष्यों के लिए अश्रव्य है, मतलब उसको आप सुन नहीं सकते। कारण दिया हुआ है कि जो मानव कान की श्रवण सीमा है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। तो देखिए बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसमें आपका सही है कि जो दोनों ही कथन सही हैं, ए और आर, की जो पराश्रव्य ध्वनि है वो मानव उसको मनुष्य नहीं सुन सकता, क्योंकि मानव के कान की जो सुनने की क्षमता है वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से होती है। तो इसमें आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 कि ए और आर दोनों ही सही होंगे और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 74 है कि किसी इमारत में तड़ित चालक क्यों लगाया जाता है? तो इसके आपको कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि बिजली की इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश को यह भूमि में संवाहित कर देता है, इसीलिए किसी भी इमारत में तड़ित चालक लगाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 है कि यदि हम प्राकृतिक रेशों के कपड़ों की अपेक्षा कृत्रिम या संश्लेषित रेशों के कपड़े पहने हो तो आग दुर्घटना में गंभीर रूप से जलने की संभावना होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कृत्रिम या संश्लेषित रेशों में ऐसा क्या होता है? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होता है कि जलने पर चिपचिपा द्रव बन जाता है। क्या सही है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर 4 कि जलने पर क्या हो जाता है कि उसमें चिपचिपा द्रव बन जाता है। इसीलिए जो प्राकृतिक रेशे के कपड़े की अपेक्षा अगर हम कृत्रिम या संश्लेषित रेशों के कपड़े पहने हो तो जो कभी भी अगर आग दुर्घटना हो जाए तो उसमें गंभीर रूप से जलने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्न में से कौन सा मिश्रणों का समूह है? पूछा जा रहा है कि कौन सा मिश्रणों का समूह है, मतलब अलग अलग तरह के मिश्रण किसमें पाए जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है वायु जल लकड़ी, 2 लकड़ी नमक रेत, 3 नमक रेत जल, 4th है लकड़ी वायु रेत। तो उसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या बता रहा है कि लकड़ी वायु और रेत। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक तरह का समझ लीजिए कि इसमें वायु क्या है, जो वायु दिया है वो समांगी मिश्रण में आता है और जो आपको दिया हुआ है जैसे लकड़ी, ये किस में आएगा? आपका विषमांगी मिश्रण में आएगा। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, वो कह रहा है कि एक साइकिल सवार 2 मिनट में 360 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल बताइए। तो देखिए चाल क्या होता है? चाल आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी और बटे समय, यही होता है ना। तब आपको इसमें दूरी कितनी दी हुई है? 360 मीटर की दी हुई है और समय कितना दिया हुआ है? 2 मिनट दिया हुआ है। हमें निकालना किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करेंगे? इसको सेकंड में बनाने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। अब आप इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका? ऑप्शन में आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि 3 मीटर पर सेकंड। समझ गए होंगे आई थिंक आप लोग। चाल का फॉर्मूला लगा देना है, दूरी बटे समय। दूरी 360 दी थी, समय 2 मिनट दिया था, हमें निकालना है मीटर पर सेकंड में। मिनट दिया था, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा? हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद हमने कैंसिल कर दिया, आ गया आपका 3 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 78 है कि कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल में घुलनशील यौगिक बनाता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। यह तत्व है, इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? कैल्शियम है। कैल्शियम क्या करता है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल में घुलनशील यौगिक बनाएगा और ये क्या करता है? लाल लिटमस को भी नीला कर देता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, जब एक छड़ चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा अधिकांशतः किस भाग पर चिपकता है? क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि कोई भी छड़ चुंबक है, अगर उसको
कोई मतलब चुंबक की छड़ी ले लें हम उसको और लोहे के बुरादे के पास ले जाएं, तो जो लोहे का बुरादा है वो उस छड़ के किस भाग में ज्यादा चिपकेगा? मध्य में, केवल मध्य में, सभी जगह पे, समान रूप से, या अधिकांशतः दोनों किनारों पर? तो देखिए आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जो ध्रुव होते हैं मतलब जो किनारे हैं उस पे चुंबकीय प्रबलता क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। तो अगर कोई भी लोहे की छड़ है, अगर वो बुरादे के कोई भी अगर चुंबक की छड़ है, सॉरी चुंबक की छड़ है और लोहे के बुरादे के समीप लाई जाएगी, तो सबसे ज्यादा बुरादा कहाँ पे चिपकेगा? वो उनके दोनों किनारों पर चिपकेगा, क्योंकि जो ध्रुव है उन पे सबसे ज्यादा क्या होती है? चुंबकीय प्रबलता सबसे ज्यादा होती है। तो इसमें आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 है कि ए, बी, सी और डी निम्न 4 माध्यमों को निरूपित करता है। ए वायु को, बी जल को, सी लोहे की छड़ को, डी निर्वात को। तो पूछा जा रहा है कि जो भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें ध्वनि की गति न्यूनतम किस में होगी, यानी सबसे कम किस में होगी, अधिकतम यानी सबसे ज्यादा किस में होगी? तो देखिए जो ध्वनि की गति है वो डिपेंड करती है किस पे? पदार्थ के घनत्व पे। तो जो भी ठोस माध्यम होगा उसमें पदार्थ का घनत्व सबसे ज्यादा होगा। तो जो आपको दिया हुआ है उसमें जो लोहे की छड़ है उसमें ध्वनि की गति क्या होगी? अधिकतम होगी, और वायु में क्या होगी? सबसे कम होगी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें क्या कह रहा है? ए और सी। अब क्वेश्चन नंबर 81 है कि किसी शिक्षक ने एक पत्ती को परखनली में रखा और उसमें स्पिरिट डाला। अब उन्होंने परखनली को तब तक गर्म किया जब तक उसमें से सारा हरा रंग बाहर नहीं निकल गया। फिर उन्होंने पत्ती को बाहर निकाला और उस पर आयोडीन विलयन डाला। छात्रों ने निम्न कथन अपनी कॉपी में लिखे। पत्ती का रंग नीला काला हो गया, पत्ती में स्टार्च है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, समझ गए आप? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो जो है उसमें निकल के आए कि पत्ती का रंग नीला काला हो गया और दूसरा क्या? पत्ती में स्टार्च है। पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन इसमें आपका सही होगा। तो देखिए इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है कि ए प्रेक्षण है और बी जो है निष्कर्ष है, यानी इसमें आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि निम्न में से क्या विद्यालय में विज्ञान मेला आयोजित करने का उपयुक्त उद्देश्य है? ठीक, पूछा जा रहा है कि विद्यालय में विज्ञान मेला आयोजित किया जाए, इसका उपयुक्त उद्देश्य क्या है? कि समाज में विद्यालय का अच्छा प्रचार हो, विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि बढ़े, थर्ड प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में विद्यालय की सहायता करना, या फोर्थ विद्यालयों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना। अब यहाँ से देखिए आपके पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो 82 में आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 2 कि क्या हो? विद्यार्थियों में क्या हो? विज्ञान के प्रति रुचि बढ़े। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका कि छात्रों की समझ के स्तर के अनुसार विज्ञान की पाठ्यचर्या अपनाना किस चीज को सुनिश्चित करता है? विषय वस्तु की वैधता, ऐतिहासिक वैधता, संज्ञानात्मक वैधता, या फिर ऑप्शन नंबर 4 पर्यावरणीय वैधता। तो उसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 3 जो कह रहा है संज्ञानात्मक वैधता को वो बढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है कि कक्षा 7 के जो शिक्षक हैं उन्होंने विद्यार्थियों को कार्य देने के लिए 25 पौधों को करने की योजना बनाई। निम्न में से कौन सी योजना जात आधारित शिक्षण को सर्वाधिक प्रोत्साहित करती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षक ने वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रणाली को समझाया और दर्शाया। सेकंड है शिक्षक ने छात्रों को वर्गीकरण के नियम समझाए और उन्हें पौधों का वर्गीकरण करने को कहा। थर्ड, शिक्षक ने प्रत्येक छात्र को अपने हिसाब से वर्गीकृत करने की और विचार विमर्श करने की अनुमति दी। फोर्थ है शिक्षक पौधे दिखाने के लिए विद्यार्थियों को एक क्षेत्रीय दौरे पर ले गए। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 3 जो कह रहा है कि शिक्षक ने प्रत्येक छात्र को अपने हिसाब से वर्गीकृत करने की और विचार विमर्श करने की अनुमति दी। नंबर 85 है कि कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। कि विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में ऐतिहासिक घटनाओं का सम्मिलित होना चाहिए। कि विज्ञान की पुस्तकों में ऐतिहासिक घटनाओं को सम्मिलित किया जाए। कारण विज्ञान की पूर्ण समझ के विकास के लिए विज्ञान की अवधारणाओं का जो है वो ऐतिहासिक विकास को समझना जरूरी है। ठीक है, तो अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 2 जो कह रहा है कि ए और आर दोनों ही सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 86 है आपका कि विज्ञान के मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ए वस्तुनिष्ठता और समतुल्यता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक ही प्रकार के कार्य देने चाहिए। बी उत्तरों के मूल्यांकन में सही वैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग एकमात्र मानदंड होना चाहिए। सी
विद्यार्थियों को अपने उत्तरों के लिए दिया गया तर्क मूल्यांकन का एक आधार होना चाहिए कि वो किस तरह जो अपने उत्तर दे रहे हैं उस हिसाब से उनका मूल्यांकन किया जाए। तो इसमें आपका सही है केवल सी। देखिए आपको जब मैंने टैग वर्ड पढ़ाया था तो उसमें बताया भी था कहीं मूल्यांकन आ जाए तो आपका क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। और क्या बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है, पॉजिटिव आपसे पूछ भी रहा है तो उसमें क्या सही होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो कह रहा है केवल सी सही होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 87 दिया हुआ है कि कौन सा कथन जो है विज्ञान की प्रकृति का वर्णन कर रहा है। इसका आंसर आप खुद दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है या वैज्ञानिक व्याख्याएं खंडन करने योग्य होती हैं, सी है या अपने आसपास की दुनिया की व्याख्या करने का प्रयास है, या फिर डी ये ज्ञान का परम भंडार है। तो इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा कॉमेंट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 है कि माध्यमिक विद्यालयों में ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 1970 के पूर्वार्ध में निम्न में से किसे सूक्ष्मतर स्तर पर सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 1 जो कह रहा है होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 1। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 89 है खोज द्वारा विज्ञान शिक्षण क्या है, अधिगम के उत्पादों पर ध्यान देता है, अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है, शिक्षक केंद्रित उपागम है या स्मृति केंद्रित उपागम है। तो इसमें आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है, आखिरी प्रश्न है आज का कि कक्षा 7 के विज्ञान शिक्षक ने अपनी विद्यार्थियों से एक क्रियाकलाप करने के लिए कहा जिसमें उन्हें अपने 10 साथियों के शरीर का तापमान मापना है, प्रेक्षण को रिकॉर्ड करना है। इस विधि से कौन सी प्रक्रिया में निपुणता नहीं मापी जा सकती। तो उन्होंने कहा कि क्या करना है कि आपको अपने साथ के जो 10 लोग हैं उनका आपका बॉडी टेम्परेचर लेना है। अब पूछा जा रहा है कि इसमें से जो है किस प्रक्रिया में जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें निपुणता नहीं मापी जा सकती, प्रयोग करना, निष्कर्ष निकालना, मापना या संप्रेषण करना। तो इसमें आपका क्या सही होगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब कोई प्रयोग इसमें नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से हमारे जो 30 प्रश्न थे 2022 जनवरी एग्जाम में आए थे इस तरह कंप्लीट होते हैं। आपको आज की क्लास पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, वो कहिएगा कि चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको इसी तरह की और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा, मैं क्लासेस लाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो तब तक आप सभी को बेस्ट विशेस, नमस्कार।